हे नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ और एक वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे पेनी स्टॉक में और उससे आपको क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है। क्या सच में ये वर्थ इट है और नहीं तो क्यों नहीं है। लोग हमेशा इसके ऊपर ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करने के बाद कई लोगों के पैसे डूब जाते हैं या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करके इसमें मल्टी बैगर होने की उम्मीद करते हैं। हम इस बारे में पूरी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यह काम करता है। पहले पहले तो हम यह जान लें कि यह पेनी स्टॉक होता क्या है और पेनी स्टॉक ही क्यों बोलते हैं। काफ़ी सारे लोगों के में यह मिथ होती है कि नहीं पेनी स्टॉक छोटे हैं इसके लिए इन्हें पेनी स्टॉक कहते हैं। हाँ, ऐसे भी बात है कि ये छोटे होते हैं इसके लिए भी कहते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई यह नहीं है। एक्चुअल में ये पेनी स्टॉक जो वर्ड आया था ना, ये आया था पश्चिम से, ठीक है, यूएस से। अभी पश्चिम के जो मार्केट होते हैं उसमें ऐसा होता था पहले के समय में कि $1 की जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें पेनी स्टॉक कहा जाता है। और पेनी स्टॉक इसके लिए भी कहा जाता है जिसमें इसमें जो चार्जेस होते हैं ना, कमीशन, उससे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इस वजह से लोग इसमें जाने से बचते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यदि आप इसमें जाते हैं तो आपको कमीशन ही इतनी लग जाएगी, जो कि मार्केट में इनका जो परसेंटेज है या फिर इसका परसेप्शन है बहुत ही कम है। इसके बावजूद इसमें ज़्यादा कमीशन है तो हम क्यों जाएं। इस वजह से वह जो एक ट्रेंड था एक शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है और अब तक वही बना हुआ है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो 50 रुपए से नीचे के जो स्टॉक होते हैं इन्हें आमतौर पर पेनी स्टॉक के कैटेगरी में रखा जाता है। अभी इसमें भी अलग अलग तरह की कैटेगरीज होते हैं। यदि आप देखना जाएंगे तो एक एक स्टॉक के ऊपर स्मॉल कैप का रहेगा, उसके बाद फिर माइक्रो कैप रहेगा, फिर नैनो कैप रहेंगे। तो इस तरह की जो कैटेगराइज होती हैं पेनी स्टॉक में हमेशा देखा गया है अमूमन। लेकिन लोग सिर्फ पेनी स्टॉक बहुत कम प्राइस रहते हैं इसी में ही वो कह देते हैं कि नहीं इसमें पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में भी इस तरह के 3 कैटेगराइज होते हैं। दूसरी बात कि जब भी इस तरह में कैटेगराइज होते हैं तो हम पहले जान लेते हैं कि ये पूरी तरह से कितने कैटेगरी में आते हैं। कोई भी मार्केट जो होता है कितने सेगमेंट में बटा हुआ होता है। तो इसमें हम शुरुआत में जो हम बात कर रहे हैं पेनी स्टॉक, जो कि 5,000 से नीचे 5,000 करोड़ के नीचे के जो कंपनीज होती हैं इन्हें आप पेनी स्टॉक के तौर पर कह सकते हैं। उसके बाद 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक की जो भी स्टॉक होते हैं, कंपनियां होती हैं, वह होती है मिड कैप। उसके बाद 20,000 करोड़ के ऊपर जो होती है वो लार्ज कैप कहलाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जब स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं उसमें यह बताया जाता है कि नहीं ये लार्ज कैप में आप ट्रेड करो, मिड कैप में करो, स्मॉल कैप में करो, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि कौन लार्ज कैप है और लार्ज कैप क्यों कहा जाता है। ये हमेशा एक बहुत ज़्यादा डिबेट वाला पॉइंट होता है, क्योंकि जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक होते हैं काफ़ी सारे लोग उसमें ये मिथ बना के रहते हैं नहीं इसमें स्मॉल कैप भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक यूज़र ने मुझे पूछा था कि ये स्मॉल कैप जो होते हैं वो निफ्टी में भी होते हैं क्या। मुझे थोड़ी सी अचंभा हो गया कि क्या सच में मैं अलग दुनिया में जी रहा हूँ। लेकिन आप एक समझने वाली बात है कि इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी हैं, अलग अलग फॉर्मेशन है हर एक स्टॉक का, हर एक का कैपिटलाइजेशन अलग अलग है मार्केट में। इस वजह से इन्हें अलग अलग कैटेगरी में इन्हें नाम दिया गया है, ठीक है। कोई ऐसा ही इसे नाम नहीं दिया गया। इसमें और एक कहने वाली चीज़ है कि क्या हर एक स्टॉक जो 50 रुपये से कम है वह पेनी स्टॉक में कहलाती है? नहीं। इसके लिए भी हम एक मिथ को समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई स्टॉक में जो तरलता होती है, लिक्विडिटी कम होती है, इसकी वजह से यह सारा होता है। तो इसमें बुक वैल्यू जो होती है, बुक वैल्यू कितना है, कम है क्या, ये पेनी स्टॉक को निर्धारित करता है। इसका ग्रोथ की जो संभावना है वह कितनी है, क्या यह बहुत अधिक है? नो डाउट, यदि बहुत अधिक है तो ये मिड कैप या फिर लार्ज कैप में जा सकती है, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ है कि इसमें कीमत से कमाई का अनुपात क्या है ना।
काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि हो सकता है कि कोई स्टॉक 5,000 का रहे, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट है वो ना के बराबर हो, उसमें ग्रोथ की संभावना ही ना हो। तो यह भी एक फैक्टर है, इस चीज़ को भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें रिटर्न कितना आ रहा है। इन सारी चीज़ों का फैक्टर हमें जानने की ज़रूरत है। पेनी स्टॉक के बारे में हम कुछ विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे कि वे इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। पहला चीज़ ये होता है कि इसमें इलिक्विडिटी होती है, जिसकी वजह से इसमें आप एंट्री तो शायद आप ले लेंगे, लेकिन एग्जिट का पॉइंट शायद आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से इलिक्विडिटी होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आप उसमें जाकर आप ट्रैप में फंस सकते हैं। तो सबसे बड़ी वजह तो यही होती है किसी भी पेनी स्टॉक में एंट्री लेने के बाद जो प्रॉब्लम होती है, यही है। दूसरी है कि इसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। नो डाउट, यदि आप कोई स्टॉक को शायद 1 रुपये में आप खरीद रहे होंगे, लेकिन यदि कोई बिजनेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है तो नो डाउट आपको पैसे जो होंगे काफ़ी लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट रहने की वजह से आपको शायद इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसमें पूरी तरह से संभावना आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं, इसमें हमें पैसा मिलेगा ही। फिर इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू क्या सच में इतना ज़्यादा होता है? नहीं, इसमें बहुत कम रहता है। इस वजह से ही इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है और इसे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए या फिर एक मझोले इन्वेस्टर के लिए। यदि इन्वेस्ट करने के बाद यदि उसे एग्जिट का पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो वो करेगा क्या? चौथा पॉइंट है मल्टीबैगर। नो डाउट मल्टीबैगर होने की भी संभावना है। मल्टीबैगर कौन होता है? एक शुरुआत में जब हम किसी स्टॉक को नहीं देख रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, वह स्टॉक शायद धीरे धीरे बढ़ रहा होता है अपनी कंसिस्टेंट स्पीड के साथ, और एक टाइम पे कई बड़े बड़े खिलाड़ी इसके ऊपर नज़र लगाते हैं। उसके बाद ये इतनी तेजी के साथ भागता है कि मार्केट के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालता है, और उसके बाद इसे कह दिया जाता है मल्टीबैगर। मल्टीबैगर के लिए ही काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन एक बात कि जब आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे निकलने का आप रास्ता पहले ही ढूंढ कर रखें। यदि आप इसमें जाकर फंस गए तो इसमें आपकी गलती। फाइनली हम इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद हम यह समझना चाहते हैं कि क्या सच में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मल्टीबैगर स्टॉक के ऊपर, क्योंकि यह तो होने वाला है मल्टीबैगर, और हमेशा पेनी स्टॉक के तौर पर भी हम नहीं पहचान सकते हैं, नहीं कह सकते। तो क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करें? इसका कोई वजह है क्या? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, बुक वैल्यू अच्छी है, ठीक ठाक है, और इसकी ग्रोथ का जो पोटेंशियल है मार्केट में एक बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो नो डाउट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आगे कुछ समय में शायद यह इतना ज़्यादा भागेगा कि आपकी कल्पना से परे हो सकती है, क्योंकि पेनी स्टॉक को 1000 2000 गुना ज़्यादा भागते हुए देखा गया है। ये अभी तक का इतिहास रहा है मल्टीबैगर होने के लिए। कोई यूं ही मल्टीबैगर नहीं हो रहा है और कोई यूं ही इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग बेवकूफ़ हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे नज़दीक से मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। इसमें कुछ फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन काफ़ी सारे ज़्यादा नुकसान हैं और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होते हैं इन सारे स्टॉक में। इसके लिए इन सारे स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें पूरी जानकारी, पूरी जांच पड़ताल, उसके जितने बिजनेस मॉडल है, हर एक चीज़, जो अभी एक छोटी कंपनी है तो उसके हर एक माइक्रो जो सिम्टम्स हैं कि मार्केट में ये कैसा काम करेगा, कैसे इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ये सारे चीज़ इसमें जानने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप इसमें कोई धोखा ना खाएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।